नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम सभी देशवासियों को, सभी क्रांतिकारी साथियों को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पिछले कई महीनों से मुहिम पर काम कर रहे हैं। मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति। तो आज सभी साथियों से और कुछ और स्पेशल लोगों से हम लोग बात करने के लिए लाइव आए हैं ओपनली, क्योंकि अभी तक पिछले कई दिनों से जो है लगातार उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं हमारी मुहिम पर, हम पर। तो उस जो ये सवाल, जो ये उंगलियां उठ रही हैं, उसको देख के हमें ऐसा फील हुआ कि हम लोग तो अभी तक जैसे कि बोल रहे हैं मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सरकार को क्यों है आपत्ति। तो यहाँ तो सरकार को तो बाद में आपत्ति होगी, यहाँ तो कुछ लोगों को ही, कुछ खास महारथियों को भी बहुत आपत्ति हो रही है। तो इसी का जवाब देते हुए जैसे कि हमें सवाल जो है, जो अलग अलग लोगों के आ रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि मेरा वाहन बाद में, पहले मेरी नौकरी, मेरा रोजगार। और कुछ लोगों ने सवाल किया कि वाहन बाद में बचाएंगे, पहले बेटियों को तो बचा लो। और कुछ लोगों ने कमेंट किए कि वाहन तो तभी बचेंगे जब बच्चे बचाए जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग लोगों ने कमेंट करे, हमारी पोस्टों पे सवाल किए, हम पे उंगलियां उठाई कि ये आप लोग टाइम पास कर रहे हो, बेकार में ये कोई मुद्दा है, ये फालतू का मुद्दा है, लोगों का टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग। और कुछ लोगों ने और सवाल किए कि पहले जिंदगी या पहले वाहन। और अभी कल परसों किसी और ने भी जो है, एक और महारथी ने हमारे को पोस्ट पे जो है कमेंट किया कि लोगों को शर्म नहीं आती, कभी वाहन बचाने चल पड़ते हैं, कभी कुछ बचाने चल पड़ते हैं, लोगों को शर्म नहीं आती। हालांकि उनको हमने वहीं पे जवाब भी दिया कि आप इतने टाइम से आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उस पर कीजिए काम, आपको किसने रोका है। बट वही है कि जो ये जितने भी सवाल और जितनी भी उंगलियां उठाई जा रही थी, उस पर आज हम आपको डिटेल में जवाब देंगे, अच्छी तरह से समझाते हुए। तो इस सवाल के जवाब में सचिन भैया कुछ कहना चाहते हैं, तो पहले सचिन भैया अपनी बात रखेंगे, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। शायद आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हो सकता है और बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हों कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया है, ये मुहिम क्यों उठाई गई है, और शायद उनके सवाल हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हो। तो ये सवाल, ये जो जवाब है आज, ये बहुत लोगों के, बहुत सारे सवालों के उत्तर में है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हमें पहले ये समझना होगा कि वाहन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में आज के दिन, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। गांव तो गाँव में तो इसका इतना बड़ा रोल है वाहन का कि अगर गरीब किसान के ट्रैक्टरों को और डीजल जनरेटरों को, जिसके द्वारा वो अपनी रोजी रोटी का और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अगर वो 8 साल में अपनी ज़मीन को गिरवी रख के EMIs भर भर के एक ट्रैक्टर, एक अपनी संपत्ति खड़ी करता है और उसको वो हार्डली 30, 40, 50 हज़ार किलोमीटर चलाता है उस वक्त में, वो भी गांव के आसपास ही चलाता है, कोई वो ट्रैक्टर लेके शहरों में तो घूमता नहीं है। अब आप उसको 10 साल बाद बोलो, जिसमें से 2 साल तो आपने उसका ट्रैक्टर ही बंद कर दिया लॉकडाउन में। अब आप उसे बोलो कि अब आपका ट्रैक्टर खड़े खड़े रातों रात नष्ट हो गया, अब आप इसको 20 रुपये 30 रुपये किलो में बेच दो और फिर से जाओ, फिर से बैंक से लोन लो, फिर से नया ट्रैक्टर खरीदो और फिर से अब अगले 10 साल आप EMIs भरते रहो, ना अपने बच्चों को पालो, ना अपने घर को पालो, आपकी तो और कोई नीड्स ही नहीं है, आपने तो EMIs भरनी है कि ट्रैक्टर की, और जो हम आपको MSP तो वैसे भी नहीं दे रहे, जो देंगे उसको आप अपना भीख समझ के ले लेना। तो ये तो बात हो गई कि इसका प्रभाव गांव में क्या पड़ेगा। और शहर में, अगर आप शहर का जीवन देखेंगे तो क्या हम अपने वाहन के बिना इस शहर में, किसी भी शहर में, भारत में भी और भारत के बाहर के शहरों में भी, क्या हम वाहन के बिना जीवन चला सकते हैं आज?
क्या आज हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं बिना अपने वाहनों के? क्या हम आज छोटी सी नौकरी भी कर पाते हैं? ठीक है, हैं बहुत से लोग जो बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, लेकिन जो नहीं जा पाते या जहाँ लिमिटेशंस हैं, वहाँ आपका वाहन ही है जो आपको आपकी रोज़मर्रा की नीड्स और आपकी रोजी रोटी को कमाने के लिए मदद करता है। अगर आप छोटे तबके का जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अपना किसी तरीके से स्ट्रगल करके दिन रात अपनी पीड़ा को सहन करके किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं, अब आप उनके जीवन से उनका पुराना वाहन भी छीन लोगे तो आप उनको कहाँ लेके जा रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कुछ लोगों को ये स्पेशली बताना चाहता हूँ, 10 साल और 15 साल के वाहन कौन चलाता है? अमीर लोग चलाते हैं। कौन सा वो वर्ग है हमारे देश का जो 10 और 15 साल पुराने वाहन चलाता है या उससे पुराने? तो ये उस वर्ग के ऊपर चोट मारी गई है जो पुराने वाहन चलाता है, और वो उस वाहन के सिवाय उसका लग्जरी नहीं है कि उसने आज वो वाहन बेच दिया और 3-6 महीने में नया खरीद लिया किसी तरीके से, नहीं है लग्जरी। तो सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही कमज़ोर वर्ग पे इसकी चोट मारी जा रही है। दूसरी बात, आपने वक्त से टेक्नोलॉजीज बेटर कर ली, किसी ने हमारे को उंगली उठाई कि आप पोल्यूशन देखिए, स्वास्थ्य को देखिए। उस व्यक्ति के लिए ये उत्तर है कि 2012 में भारत सरकार ने खुद ही एक रिपोर्ट दी थी प्रदूषण के ऊपर, जिसमें एनसीआर रीजन में उन्होंने बोला 1% से भी नीचे है व्हीकुलर पोल्यूशन ऑफ एनसीआर, 99% से ऊपर और कारण है पोल्यूशन प्रदूषण के। तो कृपया जो कारण नहीं है जिस चीज़ का, उसको आप ना जोड़िए उससे, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आप इसको इस कारण से जोड़ दें और आप अपनी माइंड को वॉश कर लें, ब्रेन वॉश, और आप समझे जी मैं तो अच्छा कर रहा हूँ ये करके। नहीं, आपको साइंटिफिकली समझना होगा कि वक्त से आपके इंजन्स बेटर हो गए, टेक्नोलॉजीज बेटर हो गई, BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6। नाउ यू हैव एवरीथिंग विच इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, सेंसर बेस्ड। कार्बोरेटर्स आर मोर इंटेलिजेंट, साइलेंसर्स आर मोर इंटेलिजेंट, आपका फ्यूल सिस्टम इंटेलिजेंट हो चुका है, आपके इंजन इंटेलिजेंट हो गए, आपकी क्वालिटी ऑफ फ्यूल बेटर हो चुकी है। तो ऑब्वियसली विद टाइम आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो आपका प्रदूषण कम होना चाहिए। CNG इसीलिए लाया गया था क्योंकि वो प्रदूषण फ्री था। आप CNG को भी अब नष्ट कर रहे हो, पहले आप लोगों को टेक्नोलॉजी भी लेके गए, अब आप कह रहे हो जी नष्ट। फिर उसके बाद आज के दिन वाहन चल कितने रहे हैं? इतनी महंगाई है, वाहन कम चलता है, आप बिना उसको टेस्ट करे, बिना उसको समझे अचानक हमें बोलो जी 9 साल 364 दिन रात 12 बजे तक वाहन ठीक, अगले दिन बीमार। कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। वो तर्क भी हम चाहते हैं सरकार से लेना कि भाई हमें तर्क तो दीजिए। हाउ कैन सडनली रात को रात मेरा वाहन खराब हो गया? आपने PUC दिया हुआ है? ये तो हो गई साइंटिफिक पोल्यूशन और गाड़ी की बात। प्राइमरली हमें ये समझना है कि इससे क्या पीड़ा उत्पन्न होने वाली है समाज में, आप उनके वाहन नष्ट कर देंगे तो। हमारा जो छोटा और मध्यम वर्ग है जो पुराना वाहन चलाता है या उस पर अपनी जीवन रेखा जिसकी चल रही है, आप उसको अपाहिज बनाने वाले हैं। छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो किसी तरीके से इधर से उधर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आप उनको नष्ट करने वाले हैं। आप जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको नष्ट करने वाले हैं, आप ऑटोज़ को नष्ट करने वाले हैं। आप 3 छोटा हाथी, टेम्पू, ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ी, 2 व्हीलर, सबको, समाज के हर वर्ग को वार किया जा रहा है इसके द्वारा। उसके बाद आप कहते हैं जी कि 10 साल 15 साल का वाहन नष्ट करने के बाद इससे अगला वाहन जो आप लेंगे उससे प्रदूषण कम होगा, जिसकी वजह से ये संरचना रची जा रही है। जब आप पुराना वाहन नष्ट करेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट नहीं होगा। जब आप नया वाहन बना के लाएंगे, पूरी दुनिया से पार्ट्स इकट्ठे करेंगे, फिर शिपों के द्वारा पोर्ट्स पे लाएंगे, पोर्ट्स के द्वारा फैक्ट्रियों में ले जाएंगे, फैक्ट्रियों में बिजली के द्वारा, और आदमी मतलब हर चीज़ को आप यूज़ करके उसका बनाएंगे वाहन, और वाहन को मार्केट तक लाएंगे, फिर बेचेंगे। क्या उसमें कार्बन फुटप्रिंट या पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा? या आप ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी को जो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं इसकी आड़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको जो बनाने की और उसके जो पीछे की टेक्नोलॉजी है लिथियम आयन बैटरीज, क्या आप उसकी प्रदूषण की फुटप्रिंट को नहीं समझेंगे कि उसका क्या गहरा असर है हमारी पृथ्वी पे, अर्थ पे?
It takes more than 500 years for that poison to decompose. वो 500 साल से ऊपर लगता है लिथियम को खत्म होना। वो इतना जहरीला सब्सटेंस है लिथियम कि अगर आप उसको जल में या भूमि में या कहीं भी छोड़ेंगे, उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। हर प्राणी जीव जंतु नष्ट हो जाएगा। वो इतना जहरीला पदार्थ है लिथियम, और वो एक विस्फोटक पदार्थ है। आपने देखा नहीं है पुराने जमाने के कुछ फोन फट जाते थे हाथों में लोगों के, कितने एक्सीडेंट्स हुए। इट्स अ एक्सप्लोजिव मटेरियल। तो अगर हम पोल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो बिजली लगेगी उस बिजली के व्हीकल को चार्ज करने में, वो कहाँ से आएगी? वो भी तो थर्मल पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। मैक्सिमली जो हमारा फुटप्रिंट है इंडिया में एनर्जी का, वो कोल पावर प्लांट्स का है। तो वो जो प्रदूषण के नाम पे हमारे को बहकाया जा रहा है, वो भी समझना है, वो गलत है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पीड़ा उत्पन्न करेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न करेगा, जो सेकेंड हैंड गाड़ियों की मार्केट को नष्ट करेगा, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जिनके आज एक वाहन है बस बचा कुचा उनके जीवन के लिए, वो उनका जीवन नष्ट होगा। जो गरीब आदमी पहले छोटी साइकिल से टू व्हीलर पे आ जाता था, टू व्हीलर से पुरानी गाड़ी खरीद के ऊपर आ जाता था, उसके लिए आप नष्ट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी। आप हर एक को यही फोर्स कर रहे हो कि नया खरीदो, नया खरीदो। नया खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं है मिडिल क्लास, लोअर क्लास में आज। तो आप उसको कह रहे हो बैंक से लोन ले, और पूरे टाइम तो लोन की EMI भरता रहे। अब उसका गुलाम बन जाओ, उसके लिए नौकरी कर बैंक के लिए। ये कैसा न्याय है ये समाज के साथ कि अचानक इतने बड़े झटके से आप 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 30 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से आपका शामली से लेके बुलंदशहर से लेके भरतपुर से लेके भिवानी तक, आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर दिया NCR रीजन में, और सबके ऊपर आपने कितना बड़ा मुसीबत खड़ी कर दी। इसमें करोड़ों किसान भी हैं, मिडिल क्लास भी है, सर्विस क्लास भी है, और कितने मजदूर हैं, कितने वर्ग हैं जो नहीं अफोर्ड करते रातों रात वाहन बदलना। क्योंकि सरकार ने तो बड़े आराम से बोला 9 लाख वाहन बदल दीजिए। 9 लाख इंटू 10 लाख ऑन एन एवरेज, पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के मनी का ऐलान हो गया कि अब GST के द्वारा जनता तो भरी देगी। 9 लाख वाहन नष्ट कर दो। 9 लाख वाहन को बनाने का भी कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं था, 9 लाख वाहन को नष्ट करने का भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, और नए 9 लाख वाहन जो बन के आएंगे उसका भी फुटप्रिंट नहीं है। सो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें वो पीड़ा दिख रही है, जिस पीड़ा में डाला जा रहा है समाज को। जब वो महामारी का वक्त आया था, जब पूरा राष्ट्र बंद था, तब आप याद कीजिए कि किसने कितनी क्या क्या हेल्प कैसे कैसे कहाँ पहुँचाई थी पूरे देश में। किसी ने अनाज पहुँचाया था, किसी ने तेल पहुँचाया था, किसी ने पानी पहुँचाया था, किसी ने लंगर खिलाया था, किसी ने राशन पहुँचाया था, किसी ने अस्पताल पहुँचाया था, किसी ने दवाइयाँ पहुँचाई थी, किसी ने ऑक्सीजन पहुँचाई थी, एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस नहीं थे तो किसी की काटी थी, पड़ोसी यार दोस्त। कैसे इस राष्ट्र ने अपना काम किया था उस समय जब पूरा देश पीड़ा में था। वो वाहन थे जिसने वो वक्त में मदद करी थी हमें ये सब लॉजिस्टिक्स को और एक दूसरे को मदद पहुंचाने में। और आप कह रहे हैं आप अपनी उस आत्मनिर्भरता को नष्ट कर दीजिए और बैंक के लिए फिर से लाइनों में लग जाइए। ये कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। आप दुनिया के किसी भी देश में, डेवलप्ड वर्ल्ड में चले जाइए, विकसित देशों में, हर देश में 20, 30, 40, 50 साल पुराने वाहन चल रहे हैं। ये जो अमीरों की विंटेज कार्स हैं 100 साल पुरानी, 80 साल, 70 साल, करोड़ों रुपए की बिकती हैं, वो भी चल रही हैं। बहुत पुराने 50 साल पुराने हवाई जहाज चल रहे हैं, 60 साल 70 साल पुराने। ट्रेनें चल रही हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी। शिप्स चल रहे हैं। या तो सब कुछ नष्ट करो, फिर लोगों को भी नष्ट करो जो बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि उनकी तो उम्र खत्म हो गई। तो ये बहुत पीड़ा वाला विषय है। हम सब चाहते हैं कि आप इसको इस दृष्टिकोण से समझें, इस विषय को, और इस दृष्टिकोण से देखें और इस दृष्टिकोण से चलें हमारे साथ, ताकि हम इतना बड़ा घात, इतनी बड़ी सर्वनाश ना होने दें अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ। इसी के साथ मैं अपना यही रखता हूँ मैसेज। मैं प्रार्थना करूँगा स्वीटी जी से कि वो बताएं आगे जो भी हम महसूस कर रहे हैं
क्योंकि हम बड़े दिल से लड़ रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। और ठीक है, उंगलियां उठनी चाहिए, बट तर्क से उठनी चाहिए। तो बस यही है, जैसे कि सचिन भैया ने बताया कि ये सारी चीज़ें थी। समाज की जो पीड़ा है, जो इतना बड़ा नुकसान पूरे समाज का, पूरे देश का होने जा रहा है। जैसा कि अभी 1 अप्रैल को सरकारी वाहनों को नष्ट करने का भी ऑर्डर लागू हो चुका है पूरे भारत में। 9 लाख पूरे भारत के सभी सरकारी वाहनों को भी नष्ट करने का ऑर्डर जो है हो चुका है लागू। तो वो जो पूरा प्रेशर है वो किस पर जाएगा, सोचा है किसी ने? जो सरकारी वाहन नष्ट किए जाएंगे उसका सारा जो हर्जाना है वो कौन भुगतेगा? क्या वो नेता लोग भुगतेंगे? क्या वो सरकारी अधिकारी भुगतेंगे? या ये हमारी सरकारें भुगतेंगी? ये भी हम ही लोग भुगतेंगे। हम ही लोग टैक्स देंगे, हमारे ही जेबों से काटा जाएगा वो नुकसान भी। तो ये पीड़ा, जो ये दर्द है या ये नुकसान जो है वो कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से सोचे समझे। और उसके बावजूद भी अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि ठीक है, आपने बोला कि मेरा वाहन बाद में, मेरी नौकरी और मेरा रोजगार पहले। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, नौकरी और रोजगार तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो क्या आपको महसूस है कि ये वाहन आज की डेट में कितने लोगों का रोजगार है, कितने लोगों की नौकरियां जो है इन वाहनों पे चल रही है? क्या आपको इस बात का एहसास है? सोचा आपने? अगर ये वाहन नष्ट हो गए तो कितने लोगों की नौकरियां, रोजगार जाने वाले हैं। सेकेंड हैंड कार मार्केट, सर्विस, जो मैकेनिक्स, ऑटो स्पेयर पार्ट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, मंडियां, कश्मीरी गेट, करोल बाग, चांदनी चौक, जो मतलब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और ऐसे पूरे देश की है। तो जिन लोगों ने ये सवाल उठाया कि मेरा वाहन बाद में, मेरी नौकरी मेरा रोजगार पहले, तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि भैया बहुत अच्छी बात है, आप अपनी नौकरी रोजगार बचाने के लिए, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। तो मेरी नौकरी मेरा रोजगार ये बचाने के लिए आप अपनी उपलब्धि बताएं कि इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। नौकरियां और रोजगार बचाने के लिए आप अपनी उपलब्धियां, अपने कार्य, आप ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं उसका प्रचार करें, बजाय हम पे सवाल उठाने के। ठीक है। दूसरा शब्द, क्या एक कमेंट था कि वाहन तो तभी बचेंगे जब बच्चे बचेंगे। तो उनके लिए भी मेरा सवाल यह है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बच्चे होंगे तो तभी सब कुछ होगा, बच्चे तो सबकी जान होते हैं। तो आप कृपया करके अपनी उपलब्धि बताएं कि बच्चों को बचाने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं। आप अपना कार्य बताएं और अपने कार्य का प्रचार करें। जिस तरह से आप ये सवाल उठाने में उंगलियां उठाने के मैसेजेस शेयर करके, फॉरवर्ड करके वायरल करते हैं ना, उससे बेटर ये होगा कि आप अपनी उपलब्धियों का प्रचार करें कि हम बच्चों को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो वो बेटर होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे समाज के लिए। सबका समय बचेगा, आपका भी और मेरा भी। तीसरा जो कमेंट था हमें जो कि भाई वाहनों को बचाने से फुर्सत मिल जाए तो बेटियों के बारे में सोचें। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली, बेटियों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपके लिए भी सवाल यही है कि भैया बेटियों को बचाने के लिए आप अपना कार्य बताएं कि आप ग्राउंड पे जनता के बीच में, समाज में आप बेटियों को बचाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य का प्रचार करें, अपनी उपलब्धियां बताएं और आपको आपके इस कार्य के लिए, आपकी इस उपलब्धि में हमारी क्या मदद चाहिए वो भी जरूर बताएं, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल था नौकरी या रोजगार और लाइफ, जिंदगी या वाहन। तो भैया जिंदगी तो है ही। तो जैसे कि पिछले 3 सालों में जो हालात हुए पूरे देश में, पूरी दुनिया में, क्या आपको एहसास है कि जिस वक्त लॉकडाउन था उस वक्त आपके इन्हीं वाहनों ने कितने लोगों की जानें बचाई हैं, कितने लोगों का पेट भरा है? क्या आपको एहसास है उन पिछले 3 दिनों का या पिछले 3 साल का वो जो पूरा एक्सपीरियंस था पूरे देश का, क्या आपको याद है या भूल गए हैं? ये तो शुक्र है कि बहुत से लोग, हमारे मजदूर भाई बहन को वाहन मिल गए जाने के। तो पैदल चल रहा पूरा देश, बहुत चल के गए, बड़ा
दुख होता है हमें हर उस इंसान के लिए जिसके पैरों में छाले पड़े थे, वो 2-2 ढाई हज़ार किलोमीटर चल के जहाँ जाना पड़ा हमारे देश के मजदूरों को। जिनको वाहन मिल गए वो पहुँच गए किसी तरीके से अपने बच्चों को और परिवार को लेके गाँव अपने। तो आप वाहन को मजाक मत समझिए जो आप समझ रहे हैं। तो ये जिन वाहनों पे आज मुद्दे पे वाहनों पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, उन वाहन जिन लोगों के पास अपने वाहन थे वो लोगों ने लोगों की भी मदद की, लंगर बांटा, राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, लोगों को लिफ्ट देकर लोगों को पहुंचाया और कई लोगों की जानें बचाई। अदरवाइज उस टाइम पे एम्बुलेंस वालों ने कितनी लूट मार मचाई थी, भूल गए हो क्या? भूल गए हो तो याद कर लीजिए, वो 2 साल का वो लॉकडाउन का टाइम जो है याद कर लीजिए, किस तरह से एम्बुलेंस वालों ने गरीब लोगों को लाशें पहुंचाने के लिए भी 10-10 हजार रुपए वसूले थे। जिन लोगों के पास अपने वाहन थे उन लोगों ने अपने आप को भी बचाया और दूसरों की भी मदद की। तो अगर वो वाहन ना होते तो क्या होता, थोड़ा सा सोच के देखिए। और अभी रिसेंटली कुछ और लोगों ने भी जैसे कि सवाल किया कि लोगों को शर्म नहीं आती, कभी वाहन बचाने के लिए निकल जाते हैं, कभी कुछ बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, शर्म नहीं आती। तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आपको जो अच्छा लगता हो, आपको जो सही लगता हो, जो आपको कारगर और आसान तरीका लगता हो कि हमें समाज को बचाने के लिए पहले ये करना चाहिए, हमें देश को बचाने के लिए पहले ये बचाना है, बेटियां बचानी है, नौकरी रोजगार बचाने हैं, बच्चे बचाने हैं, कुछ भी बचाना है, तो उस टॉपिक पर आप खुद से काम शुरू करें, बजाय इसके कि दूसरों पर उंगलियां उठाएं, दूसरों के काम पर उंगलियां उठाकर अपना भी टाइम खराब और करेंगे। हम भी साथ खड़े होंगे। आप शुरू कीजिए, अपना आप सब कुछ ना कुछ अच्छा शुरू कीजिए, आप लिख के ले लीजिए। आप जैसे ही सही पे चलेंगे सब अपने आप आएंगे उठ के अपने पास। आज हम लोग भी इतने से शुरू किए थे, आज भगवान की दया से लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम वाकई ही में उनकी पीड़ा को समझकर उस पीड़ा के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको एक और आध्यात्मिक एंगल बताऊंगा वाहन का। अगर वाहन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हमारे जितने भगवान देवी देवता है उनके वाहन ना होते। शिव जी का नंदी नहीं होता, दुर्गा माता का शेर नहीं होता, लक्ष्मी माता का उल्लू नहीं होता, या गणेश जी का मूषक नहीं होता। तो वाहन इतना इम्पोर्टेंट है जीवन में, और इसको और भी हम एलाबोरेट कर सकते हैं, पर अभी हम भटकेंगे मुद्दे से। लेकिन आपको वाहन की महत्वता को समझना पड़ेगा कि उसका रोल क्या है आज के हमारे जीवन में, आज के हमारी आत्मनिर्भरता पे, आज के रोजगार पे, आज की जो हालात है समाज में, हमारी हर चीज से वाहन जुड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल पहुंच सकते हैं वाहन के बिना, आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हो वाहन के बिना, आप अपने नौकरी पे पहुंच सकते हो वाहन के बिना। क्या आप भूमि को क्या कहते हैं कल्टीवेट कर सकते हो वाहन के बिना, ट्रैक्टर के बिना? क्या आप माल को इधर से उधर पहुंचा सकते हो वाहन के बिना? जो देश वाहन डिपेंडेंट है एक तरह से, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी, क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी है। आप कह रहे हैं कि उसके वाहनों को नष्ट कर दो और उसको अपाहिज कर दो और फिर उससे और महंगाई बढ़ा दो और फिर जो बचा कुछ है वो भी छीन लो। आप इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझिए। वाहन नष्ट होंगे तो लगभग 25 से 30 लाख करोड़ पर एनम रेपिटेटिवली रिकरिंग हर साल नष्ट होने वाला है हमारे राष्ट्र की पूंजी का, वो भी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में। कल जब यही मुद्दा बॉम्बे पहुंच जाएगा, कलकत्ता पहुंच जाएगा, चेन्नई पहुंच जाएगा, बैंगलोर, पुणे, पटने, औरंगाबाद, कोयम्बटूर, कश्मीर, कन्याकुमारी, अहमदाबाद, हर जगह, तब क्या करेंगे आप? किधर जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे कि नहीं ये तो गलत है? अगर गलती शुरू में दिख जाए और ठीक हो जाए तो वो बेहतर होता है हमेशा। तो यही है कि आज जिन लोगों को भी इस मुद्दे से प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है या समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें और दिमाग की बत्ती जलाएं और अच्छे से जो है इस मुहिम को, इसके पीछे जो सोच है उसको, विचार को समझें और दूसरों पर उंगलियां उठाने से बेहतर है खुद से कुछ करके दिखाएं और अपनी उपलब्धियों का प्रचार करें, बजाय इसके कि ये बहस करके दूसरों का भी टाइम खराब करें, अपना भी टाइम खराब करें। ऑलरेडी बहुत टाइम खराब हो चुका है, टाइम बचा नहीं है। सभी लोग, जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, सभी को सब कुछ मालूम है, जानते हैं सभी लोग। तो बस इतना ही था
कि दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करें और खुद से कुछ करके दिखाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।